गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ जायंट की तरफ बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये क्यों बढ़ रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, उसके बारे में अपन जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको जानने को मिलेगा इसके पीछे के लॉजिक्स के बारे में। और ऐसा क्यों होता है कि जो ग्रोथ की तरफ कंट्रीज बढ़ती हैं वो एक इकोनॉमिक जायंट बनती है या फिर एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आके खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि मैं आपको बता सकूं कि इंडिया जो है वो किस तरीके से ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और इसके अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो इंडिया की कुछ टॉप 20-25 कंपनीज 30 कंपनीज हैं जो कि मेजर पार्ट ऑफ जो प्रॉफिट है कंट्री का, जो पूरी कंट्री अपना प्रॉफिट कमाती है उसमें से जो मेजर पार्ट है वो टॉप की जो 25 या 30 कंपनीज है वो लेके जाती है। तो 2/3 जो प्रॉफिट्स है इंडियन इकोनॉमिक मार्केट के या शेयर बाजार के मार्केट की बात करें तो जो टॉप की 20-30 कंपनीज है वो लेके जाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे इंडिया की तो ये सेम सिचुएशन है जो यूएस के अंदर होती थी 1870 से लेके 1930s के अंदर, जो कि यूएस के लिए काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड था। उस पीरियड के अंदर जो यूएस है वो काफ़ी हद तक ग्रो किया था, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आई थी सरकारें ताकि जो यूएस इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। अब उसके पहले जो था वो इंटरनल क्लैशेस हो गई या फिर यूरोप के सहारे चलने की कोशिश करता था यूएस। लेकिन 1870s के बाद का जो दौर था, 70s 80s या फिर 1900 का जो टाइम था, उस पीरियड में जो यूएस है उसने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ग्रोथ करी, अपनी डोमेस्टिक कंपनीज जो है उनको खड़ा किया और आगे बढ़ते गया। सेम चीज़ देखी गई थी दोस्तों जापान के साथ में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान बुरी तरीके से हार गया था। उसके बाद का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था या ग्रोथ हुई थी जापान के अंदर, अगले 40 सालों तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगले 40 सालों तक जापान ने जो ग्रोथ करी है वो हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ के अंदर माना जाता है उसको। तो सेम चीज़ कोरिया के साथ हुई थी। तो दोस्तों, अगर इसकी सिमिलरिटीज़ की बात करी जाए तो ये सब जो दौर थे, सेम फेज से इंडिया इस टाइम पे गुजर रहा है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको हेल्प कर रहे हैं, चाहे फिर वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम पे हो, एक्सप्रेस हाईवेज हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो कि उसमें से काफ़ी बड़ा मेजर पार्ट ओन करता है। साथ ही साथ कई और एक्सप्रेस हाईवेज भी बन रहे हैं, पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हो, एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हो या लीज पे देना हो एयरपोर्ट्स को। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सरकारी कंपनी है, बैंक्स हो गई या फिर कोई मोनोपोलिस्टिक कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात हो या फिर जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है उनका हिस्सेदारी बेचने की बात हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिला के कंट्री को एक ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाती है। एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री बनने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ जो एक सरकार का उद्देश्य होता है कि हमको सरकार चलानी है, देश चलाना है, ना कि कोई कंपनी चलानी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी प्राइवेटाइजेशन के जरिए पूरी करने की कोशिश कर रही है सरकार, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर को मिलेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो किस लिए बोल रहा हूँ और ऐसा क्या है इसके अंदर। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये मैंने मार्सेलस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की वेबसाइट से उठाया है, उनके पीपीटी से। थैंक्स टू सौरभ मुखर्जी सर। अगर आप देखेंगे इस फोटो के अंदर तो आपको जो ग्राफ दिख रहा है उसमें मेनली दो चीज़ के बारे में बात करी है, पहले अपन वो समझ लेते हैं। अब दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ के लिए जो फ्यूल का काम करती है वो दो चीज़ें करती है, लो क्रूड प्राइसेस और साथ ही साथ जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यूएस के अंदर उसका लो होना। तो दोस्तों, जब हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जब इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और उसकी ग्रोथ हुई है काफ़ी ज़्यादा। अब अगर आप पीरियड देखेंगे 80s के बाद का या फिर 90s अर्ली 2000s या फिर 2008-10 के बाद की बात करें तो ये सारे जो टाइम पीरियड थे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक ग्रो किया है। अब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जो चीप ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है
यूएस की अगर बॉन्ड यील्ड जो है उसका यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है अगर वो कम होगी तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और चीप मनी अवेलेबल होगा, जो कि फ्लो करते करते इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर आता है और स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक ग्रो करता है। अब जीएसटी आने के बाद जो हुआ है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर उनको भी फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टैक्स नहीं पे करते कंपनी चलाते हुए या जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है उनका उनका जो मार्केट शेयर है वो भी जो फॉर्मल सेक्टर्स की कंपनीज है, बड़ी जाइंट्स कंपनी है, वो लेती हैं। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट रेट कट्स का जो अनाउंसमेंट किया था अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है कंपनीज को अपनी कंपनीज को बूस्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है अगर बात करी जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, क्योंकि जिस फेज से यूएस निकल चुका है, जापान निकल चुका है पिछले सालों में, उसी फेज से इंडिया अभी निकल रहा है। और ये माना जाता है कि ये जो फेज है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो अगर आप अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पीरियड आपको मिस नहीं करना चाहिए। वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। अब दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि इंडियन कंपनीज या इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो मेजर कंपनीज हैं टॉप 20, 30, 40 कंपनीज, वो 70% ऑफ द इंडियन प्रॉफिट्स लेके जाती है। अब वो किस तरीके से लेके जाती हैं ये आप इस पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। ये भी सेम पिक्चर है, मार्सलस की पीपीटी से उठाया हुआ है। तो अगर आप दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो जो इंडियन कंपनीज है जो एक हाईली एसेंशियल मार्केट के अंदर टारगेट करती है, साथ ही साथ एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी क्रिएट करती है, अपने अराउंड एक मोट क्रिएट करती है, उन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। अब आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि पेंट के अंदर एशियन पेंट, बर्जर पेंट हो, स्मॉल कार्स के अंदर हो बिस्किट, सिगरेट्स, एडिसिव्स, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, बेबी मिल्क, ग्लास लाइन, वेसल्स और अमाइस की बात हो अगर, तो ऐसी कई और चीज़ें हैं। अगर आप बात करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो बीएससी हो गई, एनएससी अगर अभी लिस्ट होती है तो एनएससी हो जाएगी, सीडीएसएल हो गई, या फिर जो कमोडिटी के अंदर बात करें एमसीएक्स जैसी कंपनीज हो गई। ये इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है और अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो ऐसी कंपनीज मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस क्रिएट करती है और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट उस सेक्टर का वो लेके चले जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। अगर आप काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए, रिलायंस जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर रही है, अडानी जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है अपने अराउंड, लेकिन कैपिटलिज्म जो है वो ऐसे ही वर्क करता है। कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बिग फैमिलीज, बिजनेस फैमिलीज अपने अराउंड एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि और नई कंपनीज या नए लोग उनके डोमेन के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है उनके आसपास, क्योंकि उनके पास कैपिटल इतना ज़्यादा होता है, वो फ्री फ्लोट कैपिटल इतना ज़्यादा होता है उनके पास कि वो किसी और को आने से रोक पाते हैं अपने एफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण, या फिर जो मोनोपोली क्रिएट करी है उन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके कारण। अब दोस्तों इसके अंदर जो आपको कंपनीज के नाम बताए गए हो तो कुछ उसमें से कुछ कंपनीज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मार्केट पोटेंशियल इतना ज़्यादा है या मार्केट का जो पेनिट्रेशन है वो इतना कम है कि इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है यहाँ से भी। अगर बात करें आईटीसी की तो आईटीसी जो है वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन स्टिल यहाँ से अगर ग्रोथ देखी जाए तो ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर भी। तो इंडिया के अंदर जो बेनिफिट है वो ये है कि अपन 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है कंज्यूम करने की या फिर जो मार्केट से उनको स्टेबलाइज करने की वो काफ़ी ज़्यादा हद तक है। तो जैसे जैसे जो इंडियन पॉपुलेशन है उनकी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा, और उसके अंदर जो इंडियन मोनोपोलीज है उनको फ़ायदा होगा ही होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है, इसलिए लंबी दूर अभी टाइम लगेगा अपने को। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बैंक है, सबसे ज़्यादा बड़ा बैंक है। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन का है, लेकिन स्टिल इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होने के बावजूद उसका जो मार्केट शेयर है वो 6% का है सिर्फ। वहीं अगर आप कंपेयर करें पीएसयू बैंक्स का, तो पीएसयू बैंक का जो मार्केट शेयर है वो 65% का है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक होने के बावजूद उसका मार्केट शेयर जो है वो 6% है। ऑल ओवर द पीएसयू बैंक जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एचडीएफसी बैंक से भी कम है। अगर आप एसबीआई को छोड़ के सारी कंपनी जितनी भी पीएसयू बैंक्स लिस्टेड है सबका सम करेंगे, उसका सम एचडीएफसी बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी कम आएगा। तो उनका मार्केट शेयर इतना ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप भी सोच पा रहे होंगे
कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो 65% का मार्केट शेयर है पीएसयू बैंक्स का, वो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक 6% से डबल करके 12% की ग्रोथ तक भी जाता है, तो वो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड कर सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक्स को $100 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन तक जाना है, तो वो जो मार्केट शेयर है उसको सिर्फ डबल करके भी जा सकता है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और ऐसी चीज़ें आप कई सेक्टर्स के अंदर देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बात करें एशियन पेंट्स की, एशियन पेंट्स जो है वो अभी इंडस्ट्री का अप्रॉक्सीमेटली 70% का जो मार्केट शेयर है वो एक्यूमुलेट करके बैठा है। तो उसका अगर मार्केट शेयर देखें तो 70% है। दूसरी कंपनीज कितनी आती है, ड्यूलेक्स जो आपने नाम सुना होगा, ड्यूलेक्स कंपनी यहाँ पे इंडिया में आ चुकी है, इंडिया से आके वापस जा चुकी है। वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है पेंट के अंदर। लेकिन वो उस तरह की मोनोपोली नहीं क्रिएट कर पाया जो एशियन पेंट क्रिएट करता है, अपने डेटाबेस से लेके जो उसके अंदर उन लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है उसके अंदर। इसके अंदर सौरभ मुखर्जी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक स्पीच है, वो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसकी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी देख सकते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो। आईटी सेक्टर के अंदर जो टॉप की 4 कंपनीज है इंडियन आईटी सेक्टर में, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, ये 70% का जो प्रॉफिट है वो आईटी सेक्टर का 70% ऑफ द प्रॉफिट ये कंपनीज लेके जाती है। इसके अंदर टीसीएस और इन्फोसिस जो है वो इतनी ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक है, स्पेशली टीसीएस इतने ज़्यादा निश के अंदर काम करती है और मोनोपोली क्रिएट करती है अपनी। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने सुना होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र जो ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट होता है, पासपोर्ट सर्विसेज सारी की सारी ऑपरेट की जाती है टीसीएस के द्वारा। काफ़ी बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं जो इन कंपनीज को मिलते हैं और अपने आसपास एक मोनोपोली क्रिएट कर जाते हैं ये। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी मोनोपोलिस्टिक कंपनीज ढूंढनी है तो आपको मेनली 2 या 3 चीज़ें देखनी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, जो सर्विसेज वो बेचते हैं या बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होना चाहिए, या फिर आप जिनको डेली यूज़ करते हैं, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, या जो कोई B2B बिजनेस के अंदर है तो जो सामने वाला बिजनेस है उसके अराउंड एक मोनोपोलिस्टिक चीज़ें क्रिएट करती हैं, ऐसा कुछ बिजनेस होना चाहिए। उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल लगती है जिसको आरओसी बोलते हैं अपन। आरओसी जो है वो कंपनीज जब 30 से 40% जनरेट करने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अच्छी कंपनीज लेंगे एशियन पेंट्स टाइप की, तो वो हर 3.5-4 साल के अंदर कंपनी डबल हो जाती है। उसका जो पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हर 3 से 3.5 साल में डबल होने की कगार पे आता है। उसके कारण उनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वो अपनी जो वर्किंग कॉस्ट है वो भी कम करते आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉस्ट कटिंग के द्वारा, या फिर अपनी जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बना के। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है एक कंपनी के अंदर जब आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ढूंढना होता है आपको एक मोनोपोली कंपनी, ताकि आप अपनी वेल्थ को काफ़ी हद तक कंपाउंड कर सकें इन स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर इंडिया क्यों ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है और ये क्यों सही टाइम होगा इन्वेस्ट करने का इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जान सके कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर कितना पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, और किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करके। थैंक यू सो मच दोस्तों। आने वाले वीडियोस में अपन और डीप में बात करेंगे इन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में स्पेसिफिक, और साथ ही साथ जो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर डेवलपमेंट्स होने वाली है उसके बारे में भी। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।